बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम जहांज़ेब। आज फिर जहांगीर के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटीज़ बताएं पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं जनाब अली असद साहब, जो कि पाकिस्तान के एक माने हुए इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। अली असद साहब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू जहांज़ेब भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्र। अली भाई, हमने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी, आप जो कनाडा के लिए ग्रुप टूर लेके जा रहे हैं। उस ग्रुप टूर के ऊपर आवाम का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बार बार लोगों ने कमेंट्स भी किए उस हवाले से। मुझे लग रहा है कि पूरा पाकिस्तानी कनाडा जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं, माजी में तो आप ग्रुप टूर्स के बड़ा ख़िलाफ़ रहे हैं और अब आप खुद एक ग्रुप टूर लेके जा रहे हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? सर बिल्कुल, ग्रुप टूर के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ कभी भी। मैं उस मैकेनिज़्म के ख़िलाफ़ हूँ जो ग्रुप टूर के नाम पे किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है जी कम पैसे दिखा के, प्राइस टैग, और उसके बाद उनका प्रोफाइल देखे बगैर उनके वीज़ाज़ अप्लाई करवा दिए जाते हैं और जो फर्स्ट अमाउंट होती है नॉन रिफंडेबल होती है। मैं इस स्कैम के ख़िलाफ़ हूँ। हाँ, मेरे पास भी ग्रुप टूर अनाउंस करने के बाद बहुत लोग आए हैं, कई हंड्रेड्स आए हैं। उनसे आप चेक कर सकते हैं, उनमें से मैंने जस्ट फ्यू जो है अराउंड लेस देन 10 सिर्फ सेलेक्ट किए हैं। बाकी सबको मैंने वापस भेज के उनके प्रॉब्लम्स, उनकी जो केस में खामियां थी, बता दी। तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि लोगों के साथ धोखा करके उनको आप ग्रुप में मत शामिल करें। ग्रुप टूर एक लीगल तरीका हमें करना चाहिए बिल्कुल, और मैं ग्रुप टूर के ख़िलाफ़ वैसे कभी भी नहीं था, तरीके के ख़िलाफ़। अच्छा अली भाई, मैंने कुछ फीडबैक आया है, मैं आपसे भी शेयर करूंगा, नाज़रीन से भी शेयर करेंगे। जी जी। एक भाई हैं, वो पूछ रहे हैं कि जो कनाडा की वीज़ा रेशियो है उसके हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि पाकिस्तान से कनाडा वाले ज़्यादा वीज़ा इशू नहीं कर रहे। इस बारे में आप क्या बताएंगे? सर देखें, हम पाकिस्तानी जो है ना वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बगैर यूजुअली बात करते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट का मेरे पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा है जो उन्होंने अभी जनवरी से अप्रैल का 2025 का डाटा दिया है। उसके मुताबिक अराउंड 40% जो है ना वीज़ा रेशो रही है पाकिस्तान से। तो अब कैनेडियन डॉक्यूमेंट को तो आप जुटला नहीं सकते ना। लेकिन अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप ये बात सुन के तो आप अप्लाई कर दें। आप सबसे पहले ये देखें आपका प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या आपके पास प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट है जिसके अंदर एक एवरेज बैलेंस मेंटेन्ड है। नंबर 2, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्लियर है। हमारे यहाँ कहते जी मैं 2 लाख तनख्वाह ले रहा हूँ, 3 लाख तनख्वाह ले रहा हूँ, कैश वाले नहीं चलने। आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपकी सोर्स ऑफ इनकम नज़र आना चाहिए। नंबर 3, आपकी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं तो पर्सनल आपकी ज़रूरी है। वीज़ा आपकी सेविंग्स पे लगना है। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। हाँ, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप ये प्रूव करते हैं, आप ये कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, तो फिर आपको प्रूव करने के लिए साथ बिजनेस बैंक स्टेटमेंट भी लगा दें, आपका केस मजबूत हो जाएगा। अब मेरे पास, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ लोग आए जी इसी तरह ग्रुप टूर के अंदर उन्हें किसी ने बुक कर लिया, उनके पास सब पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है ही नहीं। उनके कारोबार की बैंक स्टेटमेंट थी, उसी की बेस पर उनको कर दिया। तो मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ हूँ सर, ये नहीं होना चाहिए। तो आप लोग भी अप्लाई करें फैक्चुअल डाटा। ये नीचे सर बहुत सारे जो लोग हैं, अच्छा मुझे बड़ा मज़ा आता है सर, ये कई दफ़ा कमेंट्स पढ़ के मैं अक्सर खुद पढ़ता हूँ कि जी कनाडा के अंदर जो लोग हैं वो पता नहीं खुद कैसे गए हैं, वो चले यहाँ पे अलहदा बहस है। वो नीचे एज एक्सपर्ट कर रहे हो, कनाडा तो वीज़ा ही नहीं देता। भाई नहीं देता तो आप कैसे चले गए हो? और अगर नहीं देता तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है क्या वो गलत डॉक्यूमेंट्स इशू कर रही है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप जनरली जब भी कोई सर्वे करें, नेट पे चेक करें, या जो अनऑथेंटिक डीलर्स हैं जो ख़ास तौर पे टिकटॉक और दूसरे फॉर्मेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आवाम की उन्हें लाइन लगाई हुई है कि आए वीज़ा अप्लाई करते जाएं, हमें हमारा कमीशन देते जाएं, वो तो कहते हैं कि दुनिया के हर मुल्क की 99% रेशियो है या 95% रेशियो है। तो आप कहाँ वो 99% रेशियो और कहाँ ये 40% रेशियो? तो ये कोई समझ नहीं आ रही चीज़। सर देखें, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप किसको मानेंगे? कैनेडियन गवर्नमेंट आईआरसीसी की इन्फॉर्मेशन को अथेंटिक मानेंगे या ये रोड साइड ट्रैवल एजेंटों की? इनके हिसाब से तो 95 का 99% होता है, और वो 1% आप ही होते हैं जिनका नहीं लगता। तो मेरा यही है कि अगर आपने इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर चलना है तो प्लीज़ इसको खुद वेरीफाई करें। उनसे कि जनाब वो ज़रा कागज़ से कट के विखाओ ना सानू जिदे हिच के आ गया है। तो वो सबसे पहले तो डाटा मांगे ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के इस वक्त जो ग्राउंड सर्कमस्टांसेस हैं वो सबको पता है। तो प्लीज़, मेरा तजर्बा ये कहता है कि 80% से ज़्यादा केस आजकल के हालात में किसी का हो ही नहीं सकता। 99% या 95% कहाँ से? क्योंकि 20% मैं वेटेज दे रहा हूँ आपके मुल्की हालात को। वीज़ा ऑफिसर जब भी आपके केस एवेलुएट करता है तो वो वीज़ा आपके कंट्री के जो फाइनेंशियल स्पेशली सर्कमस्टांसेस हैं, वहाँ पे अनरेस्ट कितना है, लोगों का क्या इस वक्त क्या मुल्क छोड़ने की तरफ उनका रुझान, ये सब चीज़ों को वो देखते हैं। तो मेरा तो ये जहां भाई है कि अगर कोई भी
इस तरह का दावा करता है तो आप उसके पास ज़रूर जाएं और जाके उसको कहें भाईजान वो जो आपके दावा की बेसिस है ना वो सिर्फ इधर रख दें मेरे सामने। वो फिर पता है क्या जवाब आएगा? जवाब ये आएगा कि जी हमारी 99% रेशियो है। अब इस बात को कैसे वेरीफाई किया जाए? आप सच तो बोलेंगे नहीं, तो ऐसी कोई सीन नहीं है सर। अच्छा अली भाई, हमारी एक बहन है यूएई से, उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर आप अपने माइनर बच्चों को 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें स्टडी के लिए कनाडा ले जाते तो साथ शायद उनके वालिदैन या एक फैमिली मेम्बर भी जा सकता है, ये कौन सा वीज़ा होता है और ये किन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वीज़े के अंदर? सर ये सिर्फ कनाडा में नहीं, ये यूके में भी ऑप्शन मौजूद है या अदर कंट्रीज़ में भी हो सकता है। उसमें सर होता ये है कि आप माइनर बच्चे को वहाँ पे उसका एडमिशन करवाते हैं, लेकिन ये एडमिशन पब्लिक स्कूल्स में नहीं होगा, ये प्राइवेट स्कूल्स में होगा। वहाँ पे फिर आप एज ए डिपेंडेंट, क्योंकि बच्चे तो छोटे हो तो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो आप एक पेरेंट एज ए डिपेंडेंट साथ जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगेन शर्त है कि जो बाकी आपके हैं ना, यानी वहाँ पे फ़ीस प्राइवेट स्कूल्स की काफ़ी हाई है। कनाडा की अगर मैं बात कर लूँ तो तकरीबन कोई 15 से लेके 20,000 कैनेडियन डॉलर आप जेन में रखें पर एनम स्कूल के बच्चे की जो फ़ी है, प्लस आपके जो वहाँ पे रहने का खर्चा है वो तकरीबन 21,000 पर पर्सन है जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने किया है। तो वो तो आपका यानी पेरेंट का हो गया। अब बच्चे का अगर आप उसमें 25% भी डाल लें तो वो भी अमाउंट आपको तकरीबन ये कह लें कुछ 30,000 के करीब आपको वो अमाउंट भी चाहिए। यानी पाकिस्तानी करेंसी में कितने पैसे चाहिए? सर पाकिस्तानी करेंसी में अगर मैं बात करता हूँ, अगर हम फ़ीस 15,000 लगा लें तो तकरीबन कोई 32-33 लाख तो फ़ीस बन गई, प्लस 30,000 का मतलब कि 61 लाख बन गया जो आपके बैंक में होना चाहिए कम अज़ कम। यानी 1 करोड़ से ऊपर होने चाहिए आपके पास इस प्रोग्राम के लिए। जी ये पॉसिबल है लेकिन। ओके। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताएं कि आजकल एक नया वर्क परमिट बड़ा चर्चे में आ रहा है कनाडा के हवाले से, C11 वर्क परमिट। ये कौन सा प्रोग्राम है और इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अच्छा बेसिकली सर C11 अलहदा से कोई प्रोग्राम नहीं है, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंदर ये फॉल करता है। और इसके अंदर ये होता है कि आपने कोई नया बिज़नेस ख़रीदना है या आपने नया बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं कनाडा। लेकिन सर ये वर्क परमिट होता है 4 ईयर्स के लिए आपको मिलता है, ये आगे चलता जाएगा। अगर मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो E2 US का एक वीज़ा जो आम तौर पे लोग उसको जानते हैं, सिमिलर उसकी कॉपी कनाडा में है। यानी जब तक बिजनेस चलता रहेगा आपका वीज़ा एक्सटेंड होता रहेगा, ये कभी भी PR में कन्वर्ट ऑटोमेटिक नहीं होगा। हाँ आप वहाँ जाते हैं, बिज़नेस चलाते हैं, बिज़नेस चलाने के बाद आप इसको आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1 साल कम से कम रहने के बाद कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास आप हो जाएंगे, यानी आपको कनाडा का एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसकी बेस पर फिर आप जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ड्रॉज होते हैं उसके अंदर आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे एक्सप्रेस एंट्री में, और एक प्रोसीजर के तहत आप सिलेक्ट होंगे अगर आप उस मेरिट को टच करते हैं तो लिहाजा C11 इज़ नॉट इमिग्रेशन प्रोग्राम। मैं मार्केट में अक्सर सुनता हूँ लोग कहते हैं जी वो आपको 3 साल में पासपोर्ट मिल जाएगा, 1 साल में PR मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप क्राइटेरिया मीट करेंगे तो बिल्कुल होगा, अदरवाइज खुद से नहीं होगा। अच्छा C11 के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्राइटेरिया, थोड़ा इसका डिटेल बता दें। जी C11 जो है इसके लिए आपको एक बिज़नेस प्लान देना है, आपको बिज़नेस प्लान के साथ वो इनोवेटिव हो, बेहतर है, इसके साथ साथ जो है वो फाइनेंशियली जो है वाइबल हो, स्केलेबल हो। उस बिज़नेस प्लान की बेसिस पर आप जो है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी अमाउंट, इसमें कोई अमाउंट फिक्स नहीं है कि आपने इतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको एक बिज़नेस प्लान सॉलिड चाहिए, एक कैनेडियन लॉयर चाहिए जो कि आपका केस IRCC से डील करेगा। इसके अलावा आपने अमाउंट खुद से देखना है, लेकिन मोटा सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला इसके, अगर आप जितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो बिज़नेस उतनी अमाउंट प्रोड्यूस करता हो कि जिससे आपकी फैमिली का खर्च जो है वो निकल आए, तो ये कुलिया है सिर्फ। अच्छा अली भाई, आजकल स्विट्ज़रलैंड की स्टडी की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसमें स्टूडेंट्स के लिए क्या अच्छी खुशखबरी है आपके पास? जी फ़हीम भाई, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्विट्ज़रलैंड हो रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। 6 से 8 लाख खर्चा आता है, चलिए आप 10 कर लें, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये उन लोगों के लिए सर जो अफोर्ड कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, आपको वर्क अलाउ नहीं होता, तो अब आपने वो खर्चा अगर आप पूरा कर सकते हैं तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। स्विस लोग बहुत अच्छे हैं, आमतौर पर वहाँ पे जर्मन और इटालियन बोली जाती है। स्विट्ज़रलैंड अपने जो बॉर्डर शेयर इन 2 कंट्रीज़ के साथ करता है जहाँ पे जर्मन और इटालियन बोली जाती है, तो लिहाजा वो लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत खूबसूरत कंट्री है सर। यकीन करें आज भी जब मुझे वो याद आता है ना तो आई रियली मिस दैट टाइम के जब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग पे था। तो फूड बड़ा अच्छा है,
फेस्टिवल्स बड़े अच्छे होते हैं वहाँ पे, लेक्स बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो अफोर्ड, ये 3,000 वाला जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है ना कि 3,000 यूरो तक आप इजीली कमा सकते हैं, मैं इसे टोटली डिसएग्री करता हूँ। मैं स्विस लोगों को जानता हूँ, वो इलीगल काम नहीं करता, आपको कोई देगा नहीं नौकरी। तो जो ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चों को बिल्कुल जाना चाहिए। स्विट्जरलैंड का जो वीज़ा रेशियो और दूसरा अपॉइंटमेंट का तो कोई इशू नहीं है, स्टूडेंट्स को जेन्युइनली वीज़ा मिल जाता है। जी बिल्कुल, अपॉइंटमेंट का भी कोई ख़ास इशू नहीं, मिल जाती इजीली। अभी आहिस्ता आहिस्ता होपफुली जब एक वेव चलनी है, तो इसीलिए जो लोग प्लान कर रहे हैं उन्हें मैं यही कहूँगा जल्द अज जल्द कर लें। अभी तक तो कोई नहीं, जिस वक्त हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, वीज़ा रेशियो भी ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई ही नहीं करते, तो वीज़ा रेशियो अच्छी है डेफिनेटली। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, कौन से जा सकते हैं, मेरे हिसाब से जो आईटी बैकग्राउंड में जाना, जिनका बैकग्राउंड है और आईटी में प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, वो लोग अप्लाई करें। बिज़नेस के स्टूडेंट्स करें। इसके अलावा जो आप कह लें इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, वो लोग करें, तो बहुत अच्छी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अली भाई, आजकल एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए जो यूरोपियन, ख़ास तौर पे शेंजन जोन में जाना चाहती हैं। कहा जाता है कि इटली के अंदर एजुकेशन वो फ्री, अकोमोडेशन वो फ्री, फूड वो फ्री, आप जाएं स्टाइपेंड लें, उसके अलावा अगर आप कुछ कमा भी लेते हैं तो वो भी आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इसमें क्या क्या पॉजिटिव और खुशखबरियाँ हैं स्टूडेंट्स के लिए? जी बिल्कुल, ऐसा है। जब आप इटली में जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस आमतौर पर नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत ही वो माइनर, जब बच्चा वहाँ पहुँच जाता है उस वक्त उनसे चार्ज करते हैं, 300 से लेके कोई 2,500 यूरो तक होती है। इसके अलावा कोई किसी किस्म की फ़ीसेस वहाँ नहीं होती। हाँ, वहाँ पे सर स्कॉलरशिप्स होती हैं। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं फिर आप अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप्स में आपको मेरिट पे नहीं वो दी जाती, यानी एजुकेशनल मेरिट के ऊपर नहीं दी जाती कि 80% अबव वालों को, वो आपके फाइनेंशियल मेरिट पर दी जाती है। यानी जो एवेल्यूएशन की जाती है वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जाती है। और जो पाकिस्तान के करंट सर्कमस्टांसिस में तकरीबन सर हर बच्चे को कुछ ना कुछ मिल जाती है। तो बिल्कुल ऐसा है, ये सच है। और ऐसे बच्चे जिनके पास थोड़ा सा टाइम है, उन्हें बिल्कुल इटली को करना चाहिए। क्योंकि टाइम का लफ्ज़ मैंने इसलिए यूज़ किया कि अपॉइंटमेंट का पाकिस्तान से बहुत इशू है। तो कई दफ़ा होता है एडमिशन हो जाता है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं उस साल में मिलती। तो अगर आप अगले साल तक वेट कर सकते हो तो इससे बेहतर ऑप्शन ही कोई नहीं है। बैंक स्टेटमेंट भी इतनी कोई ज़्यादा नहीं, इंटरव्यू भी बस एक होता है, कोई इतना टफ नहीं होता, डाटा किस्म का नहीं होता, क्योंकि बड़े थोड़े लोगों को अपॉइंटमेंट मिलती है। तो अगेन तो बिल्कुल करना चाहिए। अब इटली के अंदर रीजन्स होते हैं डिफरेंट, तो रीजनल पॉलिसीज़ होती हैं बेसिकली, ये जो आपकी चलती हैं ना इसके स्कॉलरशिप के लिए, तो वो 19-20 करके वो भी एक जैसी ही मोरलेस हैं। तो मैं ये स्टूडेंट्स को कहूँगा कि जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ज़रूर किस्मत आजमानी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रख के, क्योंकि बच्चे बाद में बहुत डिसहार्ड हो या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं, तो इसीलिए ये देख के करेंगे इसके साथ एक जो छोटा सा रिस्क टैग वो अपॉइंटमेंट का है। अदरवाइज़ यही एजुकेशन अगर आप यूरोप के किसी और मुल्क से लेते हैं तो कम से कम आपका, मेरे हिसाब से लोएस्ट भी आपकी फ़ी हो तो 7-8 हज़ार यूरो कहीं नहीं गई, प्लस रहने का ख़र्चा इसके अलावा होता है। तो मतलब आप ये कह लें कि रफली आपको 15 से 20 हज़ार यूरो बचत है आपकी। मुझे तो लग रहा है कि ये वीज़ा कम है, स्टडी वीज़ा, उसके ज़्यादा ये आपको दामाद का प्रोटोकॉल दे रहे हैं इटली में। आपको खाना भी फ्री दे रहे हैं, रिहाइश भी दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको इसको टारगेट करना चाहिए, लाइक कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन सी टाइम डेडलाइंस को फॉलो करना चाहिए बच्चों को? आपने जो बात की उससे मैं बड़ी हद तक एग्री करता हूँ, ये दामाद वाली। उसकी रीज़न ये है कि इटली की अगर आप पॉपुलेशन में पूरे यूरोप की देखें वो नेगेटिव है, बर्थ रेट उनका बहुत नेगेटिव जा रहा है। और उनका ये जो पूरा सिस्टम है ना सर, ये इसकी बेस पर ही खड़ा हुआ है कि जो नई जनरेशन आके कमाएगी, टैक्स देगी पिछली जनरेशन को, पेंशन्स जाएंगी, फ्री मेडिकल, फ्री बाकी बेनिफिट्स, तो वो पूरी दुनिया से अट्रैक्ट करते हैं ऐसे बच्चों को जो वो समझते फ्यूचर में उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को तो चलाना है। तो फैशन, आपको पता है इटली जो है हाउस ऑफ फैशन है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो, तो ये सारे लोगों से सर होने हैं। तो ये वाली बात आपकी मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, अब नंबर 2 जो आपका क्वेश्चन था कि किन डेडलाइंस को, आम तौर पे सितंबर इनटेक जो है वो मेजर इनटेक होता है, जिसमें आपके स्कॉलरशिप्स वाले सारे मामला चलते हैं। बच्चों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप आईटी, आप बिज़नेस, आप इंजीनियरिंग
और इस तरह के जो टेक्निकल है ना एजुकेशन, इसकी तरफ आने की ज़्यादा कोशिश करें, और नॉन टेक्निकल जो एजुकेशन है ना वो उससे अवॉइड करने की कोशिश करें, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इस किस्म वाले कोर्सेज से ज़रा दूरी अख्तियार करें, ताकि आपको फ्यूचर में वहाँ पे जॉब्स वगैरह और ये सारे मामलात भी आपके अच्छे से हों। सर, शेंजन रीजन में इसके अलावा और कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के पास, जिसमें ना तो कोई उन्हें अकोमोडेशन के पैसे देने पड़े, ना उन्हें किसी किस्म का कोई फूड का खर्चा करना पड़े, और साथ ही ना उन्हें कोई एजुकेशन के भी पैसे देने पड़े, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि उल्टा उन्हें वहाँ से पैसे भी दें, यानी कि दामाद वाला प्रोटोकॉल मिले? सर ये दामाद वाला प्रोटोकॉल जो है ना सिर्फ इटली में फ़िलहाल अभी है, बाकी जगहों पे ऐसे नहीं। हाँ, स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है, अगर आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हो सकती हैं। अदरवाइज़ जो हमारे यहाँ एक मेजर जो चंक है वो होता है जी 50-60% वाले बच्चे, तो 50-60% वाले बच्चों को बाकी कंट्रीज़ में ऐसी कोई अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर अपना जो है दामाद वाला मुल्क वहीं पे ही विज़िट करें। मुझे लगता है आज आपने ना दामाद बना के छोड़ना है पाकिस्तानियों को इटली का। तो चलें, एजुकेशन होगी, अकोमोडेशन होगी, फूड हो गया, फीस होगी, सैलरी होगी, क्या वहाँ शादी की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है बच्चों को? सर ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है ना। कुछ हमारे साथ के भी शरीफ बच्चे भी होते हैं जो ट्रेनिंग शेनिंग करके कोर्सेज कर करके वापस आ जाते हैं, कुछ ज़रा दूसरी तरह के बच्चे होते हैं, कहते हैं ऐसे ही रहना है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और बता दूं सर कि इटली के अंदर जो एजुकेशन के लिए 50% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए, यानी 2 GPA आउट ऑफ 4, तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ आपकी एप्लीकेशन लेना शुरू कर देती हैं। लेकिन वीज़ा के लिए मेरी यही रिकमेंडेशन है, एटलीस्ट 60% नंबर वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा इसकी तरफ आएँ। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि आजकल कुछ लोग हैं जो कि बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि आप डिपेंडेंट वीज़ा पे भी यूके जा सकते हैं, हमारे पास डिपेंडेंट वीज़ा अवेलेबल हैं। ये डिपेंडेंट वीज़ा होता क्या है? मुझे तो जहाँ तक पता है कि पहले भी जो स्टूडेंट्स जाते थे स्टडी के लिए वो सारे डिपेंडेंट को लेके जा सकते थे। अभी नया कौन सा डिपेंडेंट वीज़ा आ गया जो कि लोगों ने इसको प्रमोट करना शुरू कर? अच्छा, ये सर डिपेंडेंट वीज़ा वही है जो पुराना जो आप समझ रहे हैं वही है। अभी कुछ लोग हैं वो, क्योंकि ये जो हमारी इंडस्ट्री है ना इसके अंदर कोई नयापन लाएंगे तो लोगों को वो जो है काबू करेंगे ना, तो अभी ये काबू करना है। सिर्फ उसमें है ये कि वो कह रहे हैं, जो इन शॉर्ट वो आपको ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो यूके में वर्क परमिट पे या स्टडी वीज़ा पे ऑलरेडी हैं, आपको हम उनका स्पाउस शो करेंगे और आपका हम फिर एज ए डिपेंडेंट आप वहाँ पे चले जाएंगे, इसके बदले आपसे एक बड़ी हैवी अमाउंट चार्ज की जाती है। तो ये है सर वो डिपेंडेंट वीज़ा जो आजकल लाहौर में 1-2 कंसल्टेंट्स हैं जो बहुत चीख के शोर मचा रहे हैं, और मैं यही आपको मशवरा दूंगा, प्लीज़ इस तरह के लोगों से दूर रहें, ये आप लोगों का बेड़ा गर्क कर देंगे, क्योंकि ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। अच्छा सर, मेरे पास क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं, बिलीव मी मेरे पास 2-3 ऐसे केसेस आए कि फ़ीमेल लड़कियों को इन्होंने इसी तरह वहाँ भिजवा दिया डिपेंडेंट करके, और वहाँ जाके वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आई, क्योंकि वो जो गए थे कानूनी तौर पे तो वो वहाँ पे वो मियाँ ही था उनका। तो प्लीज़ आप अपनी बच्चियों को स्पेशली, बल्कि मैं कहूँगा बच्चों को भी दूर रखें इस तरह की चीज़ों से, क्योंकि वो वहाँ जाके ब्लैकमेल होते हैं फिर, तो ये काम हरगिज़ मत करें। अली भाई, आजकल पाकिस्तान की जो करीम है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर एक नया तोदा गिरा दिया गया है। PMDC ने कोई सर्कुलर जारी किया, उन्होंने ऐलान किया है कि अब जो बाहर से, आई डोंट नो बाहर से क्या मुराद है उनकी, यूरोप की या ईस्टर्न यूरोप की या रशिया की, जो बच्चे बाहर से MBBS की तालीम हासिल करके आएंगे उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया पाकिस्तान में प्रैक्टिस के लिए। ये क्या चीज़ है, ये सर्कुलर क्या है, इसका फ्यूचर क्या होगा? अच्छा, उसमें सर ये है कि ये 9 सितंबर को एक सर्कुलर इशू किया गया है, या इंस्ट्रक्शन कह लें, और मेरी किसी वीडियो में मैंने इसका पूरा नंबर भी बताया क्या है जो इसका। अच्छा सर, इन शॉर्ट इसके अंदर ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर से MBBS करके आते हैं, अगर वो इदारा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रजिस्टर्ड है, एफिलिएट है, या ये उसकी डिग्री को एक्सेप्ट करते हैं, तो सिर्फ वही बच्चे यहाँ आके प्रैक्टिस कर सकेंगे। और दूसरे इसके साथ एक इंस्टीट्यूट है जो कि इंटरनेशनल जो ग्रेजुएट्स होते हैं मेडिकल के, US बेसिक, उनकी मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर ऐसे बच्चे जो हैं वो चाहे डिग्रीज करके आ जाएँ पाकिस्तान में, उन्हें हाउस जॉब की इजाज़त नहीं होगी, उन्हें लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये बड़ा, बहुत सारे बच्चों की फीसेस जमा थी और वो लाइसेंस के एग्ज़ाम्स में जाने वाले थे, जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम ये सर्कुलर इशू किया गया और उन सब बच्चों को भी रोक दिया गया, और बल्कि कहा कि आप फ़ीस लेना चाहते हैं वापस ले लें। उसकी वजह ये बन रही थी सर कि स्पेशली, मैं यूरोप की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन जो चाइना में, सेंट्रल एशिया में, रशिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो वहाँ से मेडिकल की तालीम लेके आ रहे थे। ये वो यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको शायद वहाँ की बॉडीज़ भी तस्लीम नहीं करती थी, और वो पाकिस्तान में आके तो फिर
मेडिकल प्रोफेशन से वो बस्ता हो रहे थे। तो मेरा ख्याल है सर ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और इसकी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि मेरिट पे बच्चे जो हैं वो आएँ सामने। सर पॉजिटिव तो तब हो ना जब आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि एक तो यूनिवर्सिटी को आइडेंटिफाई किया जाए कि आप किस तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, इंस्ट्रक्शंस दी जाए। ये तो नहीं कि बच्चे डिग्री कंप्लीट करके वापस आ गए हैं, वो अपने टेस्ट में बैठने लगे और आपने सडनली उनके सर पे पहाड़ गिरा दिया। फ़हीम भाई एक्चुअली इस तरह नहीं होता है। इनके इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उनकी एक लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश्ड होती है। हमारे यहाँ पे मोस्टली बच्चे खुद ध्यान नहीं देते या पेरेंट्स जो हैं वो तवज्जो नहीं देते चीज़ों पर, और मोस्टली मैं कहूँगा वो कंसल्टेंट्स की बातों में आ जाते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ देखें, आप अपने बच्चे के फ्यूचर के ऊपर लाखों बल्कि करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो पहले प्रॉपर होमवर्क करें। नंबर 2, जैसे अगर मैं यूके की बात करूं सर, यूके की हर यूनिवर्सिटी, आपने शायद लफ्ज़ सुना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन MOI, कि आपने अगर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ा है जहां पे इंग्लिश में आपको पढ़ाया गया है तो उसकी बेस पर आपका जो है आगे IELTS या PT या कोई भी इंग्लिश टेस्ट नहीं देना होता। अच्छा, वो हर यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट इशू की हुई है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की। वो हर, मतलब ये नहीं है कि वो हर रोड साइड यूनिवर्सिटी को मान लेते हैं, वो एक लिस्ट है, तो सिर्फ उस लिस्ट के उसको मानते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उस लिस्ट में फॉल नहीं करते तो आपको टेस्ट देना है। तो यही बात अगर हमने एप्लीकेबल कर दी तो इसमें मेरा ख्याल है कोई नेगेटिव नहीं, इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये पहले से इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, ये उन बच्चों से इग्नोर हुई है। तो मेरा ख्याल है इसमें शायद जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है वो नरम रवैया अख्तियार ना करे, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने करना होता तो एटलीस्ट वो एक डेडलाइन दे देती। उनको डेडलाइन नहीं दी, उन्होंने विद इमीडिएट इफेक्ट लेटर इशू किया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज का प्रोग्राम देखा है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर आप डिसएग्री भी करते हैं तो अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। और अगेन वही मेरा मैसेज कि डंकी लगा के पाकिस्तान से ना जाएं। जो लोग लीगली लोगों को बाहर लेके जाते हैं उनकी हेल्प लें और थ्रू प्रॉपर चैनल बैरून मुल्क जाएं, ताकि आपके वालिदैन को, आपकी फैमिली को भी आप पे फ़ख्र हो और आप अपने मुल्क के लिए भी सरमाया फ़ख्र बन सकें। बहुत शुक्रिया।